अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। हाँ, मुझे अफसोस है कि मैं दोबारा से ऑनलाइन क्लास पे आ गई हूँ। जो मज़ा आता है सामने बैठ के पढ़ाने से 1 to 1 में, वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम इसमें भी अपना पूरा काम करेंगे और इसको हम एंजॉय भी करेंगे। आज आपको पता है, आज आपके इस लेक्चर में ना एक बड़ी मजे की चीज भी आने वाली है। आप लोगों को मजा आएगा उसको करने में। ठीक है, आपको पता है ये हमारा निसाबी हफ्ता है। ठीक है, निसाबी हफ्ते का मतलब ये होता है कि अब हमने इस हफ्ते में कारवाने उर्दू से पढ़ना है। और जाहिर है जो हम कारवाने उर्दू से पढ़ेंगे, मैंने आपको जमात में भी बताया था कि उसका सारा काम हम कॉपी नंबर 1 पर करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये काम आपने कॉपी नंबर 1 पर करना है, जो भी मैं आपको काम दूंगी। चलें, इस हफ्ते हमारा मौजू क्या है पढ़ने का, कौन सी कहानी पढ़नी है। आज का उन्वान है साथ साथ, और ये है हमारी बुक का सफा नंबर 105 से 108 तक। हमने इस लेक्चर में, इस जो मैं आपको दे रही हूँ, इसमें आपने ये काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस की पढ़ाई करते हैं। आप सब ने, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप लोग ये वीडियो देखने बैठे होंगे, आपने अपनी कॉपी, अपनी बुक, सब कुछ अपने पास रख लिया होगा। ठीक है जी, तो हमारी कहानी है साथ साथ। खोल लिया आपने? चलें, जिन्होंने नहीं खोली अभी तक खोल लीजिए, क्योंकि जाहिर है मैं जब रीडिंग करूंगी आपके साथ, तो आपको उसका मकसद ये है कि आपको पढ़ाई करने का तरीका आए। आप लोगों को मैंने रमूज़े औकाफ सिखाए थे ना, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो उससे उसमें तासुरात पैदा होते हैं। तो आज हम जब पढ़ाई करेंगे तो साथ साथ हमने ऐसे पढ़ाई करनी है कि जो हमने रमूज़ औकाफ पढ़े थे उनको हमने इसके ऊपर अप्लाई भी करना है। ठीक है, और फिर जो अल्फाज का तलफ्फुज आपको नहीं आता, वो आप मुझसे सुनकर सीख सकते हैं। ठीक है, आपने ये वीडियो बार बार देखनी है ताकि आपको ये सारे काम करने आए। चलें जी, शुरू करते हैं। लालू और रहीमू एक ही गांव के रहने वाले थे। उनके घर भी साथ साथ थे। लालू का असल नाम लाल मोहम्मद था और वो एक किसान था। ठीक है ना, ये उसका पेशा बताया कि लाल मोहम्मद का असल नाम क्या था और वो क्या करता था। वो किसान था। किसान किसको कहते हैं, या पढ़ के आए ना क्लास 3 में, कि जो खेती बाड़ी करते हैं, जो फसलें उगाते हैं। गांव से बाहर इसकी 10 एकड़ जमीन थी और वो इस पर काश्तकारी करता था। 10 एकड़ जमीन, ये एकड़ जो होता है ना, ये दरअसल जमीन को नापने का एक पैमाना होता है। जैसे हम इंचेस में नापते हैं ना, इंचेस में है या मीटर्स में है या फुट्स में है, इसी तरह से जमीन को एकड़ में नापा जाता है। ठीक है, और वो इस पर काश्तकारी करता था। वही मैंने आपको बताया कि फसलें उगाता था। ठीक है ना, सब्जियां वगैरह। और ये रहीमू का असल नाम रहीम बख्श था और वो पेशे के लिहाज से एक कुम्हार था। अब कुम्हार आपने पढ़ा है ना क्लास 1 में, याद होगा आपको। कुम्हार कहते हैं जो कि मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाकर इन पर उम्दा नक्शो निगार बनाने में वो नहायत माहिर था। नक्शो निगार यानी इसके ऊपर खूबसूरत डिजाइन बनाता था, और वो इस काम में माहिर था, यानी परफेक्ट था, बहुत अच्छा काम करता था। पड़ोसी होने के बावजूद दोनों में सांप और न्योले का बैर था। बेटा, ये जो है ना सांप और न्योले का बैर, ये 2 जानवरों के नाम है, लेकिन यहाँ पे ये मुहावरतन इस्तेमाल हुए। और बैर का मतलब होता है दुश्मनी। ठीक है, यानी कि दोनों में जो सांप और न्योले ना, वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो उसकी उन्होंने मिसाल दी है कि जिस तरह से सांप और न्योले में आपस में दुश्मनी है, इसी तरह से दोनों में दुश्मनी थी। ठीक है, देखें, वो एक दूसरे के पड़ोसी थे और उसके बावजूद वो एक दूसरे से दुश्मनी रखते थे। क्या हमें पड़ोसियों के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए? हमारे अल्लाह ने तो पड़ोसियों के बड़े हकूक बताए। तो ये तो देखिए ना, कितनी बुरी बात है। दोनों एक दूसरे से लड़ने, झगड़ने और एक दूसरे को नीचे दिखाने का कोई मौका हाथ से न जाने देते थे। सारे गांव के लोग इनके रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुके थे। कई बार बड़े बूढ़ों ने इन्हें समझा बुझाकर सुलह सफाई भी करवाई, मगर कुछ दिन बाद वही ढाक के 3 पात। अब ये फिर एक और मुहावरा आ गया, ढाक के 3 पात। हमने अपने पिछले काम में मुहावरात का काम किया था ना,
تو یہ دیکھیں ڈھاک کے 3 کا پات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سمجھانے بجھانے کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، پھر وہ ویسے ہی ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں لڑتے تھے. جب ہمارا کام جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا یا کسی کو سمجھانے سے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تو ہم بولتے ہیں کہ ڈھاک کے 3 پات. ٹھیک ہے. حد تو یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کی ناکامی اور نقصانات پر بھی بہت خوش ہوتے تھے. اوہو، دیکھا کتنی بری بات ہے. کیا ہمیں ایک دوسرے کی ناکامی اور نقصانات پر خوش ہونا چاہیے؟ دیکھیں نا، یہ تو وہ کام ہے، اس سے تو اللہ بھی بہت ناراض ہوگا اگر ہم اس کی ناکامیوں، کسی کی ناکامیوں اور نقصانات پر خوش ہوں گے. تو آگے کیا ہے جی، لالو کی گندم کی پکی ہوئی کھیتی بالکل تیار کھڑی. اب وہ ظاہر کھیتی باڑی کرتا تھا نا، تو اس نے گندم اگائی تھی اور جو بالکل تیار کھڑی ہوئی تھی. اس نے بہت محنت کی تھی، اس لیے اس بار اس کی فصل پہلے کے مقابلے میں بہت اچھی ہوئی تھی. لالو اپنی کھیتی کو دیکھ دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا. یہ دیکھیں، یہ ایک اور محاورہ آ گیا، خوشی سے پھولا نہ سمانا یا نہ سماتا تھا. یہ جو ہوتا ہے نا محاورات کا فعل، اس کو ہم اپنے جملے کے مطابق چینج کر سکتے ہیں. کہیں پہ یہ آئے گا خوشی سے پھولا نہ سمانا، خوشی سے پھولا نہ سماتا، یا خوشی سے پھولا نہ سماتے. ٹھیک ہے، یہ اپنے ہم نے جملے کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں فعل کو. تو اپنی کھیتی باڑی کو دیکھ دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سماتا، یعنی کہ اتنی اچھی فصل تھی کہ خوشی سے پھولا نہ سمانا. جب ہم کسی چیز سے خوش ہوتے ہیں اور اس پہ ہم ساتھ ساتھ فخر بھی کرتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت کی تو مجھے اپنی محنت کا پھل ملا ہے، میں نے بڑا اپنا فخر محسوس کرتے. خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا اور رحیمو اس کے سونے جیسے کھیت کو دیکھ کر جل بھن کر کباب ہوتا تھا. یہ جل بھن کر کباب ہونا، یہ ایک اور محاورہ آ گیا. یعنی کہ جب اس کی کھیتی اتنی اچھی تھی وہ اس کو دیکھ کر اسے حسد کرتا تھا. ٹھیک ہے، جل بھن کر کباب ہو جانا، کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر حسد کرنا، اچھی نظر سے نہ دیکھنا، اس پہ سڑنا اور اس کے اوپر اس کو برا بھلا سمجھنا. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک روز چنگاریاں اڑ کر کھیت میں گئیں. چنگاریاں کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے دیکھا نا، جب آگ جل رہی ہوتی ہے تو اس میں سے وہ چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں، ایسے لگتا ہے ہمیں جیسے آگ اڑ کر جا رہی ہے نا، ہوا چل رہی ہوتی ہے تو خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے. ایک روز چنگاریاں اڑ کر کھیت میں گئیں. خوش گندم کے خوشے چنگاریوں سے جلنے لگے. اب اس کے کھیت کی گندم تو تیار تھی، ٹھیک ہے نا، اور جب یہ وہ تیار ہو جاتی نا تو وہ ہرا ہرا ہونے کی بجائے گولڈن سی، براؤن سی ہو جاتی، خشک سی ہو جاتی. اور ایسا جو خشک ہو جاتا ہے نا پودا، اس کو بڑی جلدی آگ لگتی. تو اب وہ خشک گندم تھی اور اس کے خوشے جو گندم کے جس پہ لگی ہوئی ہوتی نا اس کو خوشے کہتے. چنگاریوں سے جلنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کھیت جل کر راکھ ہو گیا. کتنا برا ہوا نا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کھیت جل کر راکھ ہو گیا، یعنی بالکل ختم ہو گیا. لالو دہائی دیتا ہوا کھیتوں میں پہنچا، دہائی دیتا ہوا، فریاد کرتا ہوا، بیچارہ لوگوں کو مدد کے لیے پکارتا ہوا کھیتوں میں پہنچا اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر رحیمو کو بد دعائیں دیتا رہا. رحیمو کے بارے میں بری بری باتیں یعنی کرتا رہا. بد دعائیں دینا ایسے کہتے ہیں کسی کو بری بری باتیں کہنا. جس کی بھٹی سے چنگاریاں اڑ کر اس کے کھیت میں پہنچی تھیں. اور ظاہر ہے وہ اس کو بری بری باتیں اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ چنگاریاں جو ہے نا وہ رحیمو کی بھٹی سے اڑ کر ادھر گئی تھیں. بھٹی ہوتی ہے وہ والی جگہ بنائی ہوئی جہاں پہ انہوں نے آگ جلائی ہوئی ہوتی ہے اپنے برتنوں کو بنا کے، پھر وہ اس میں ڈالتے ہیں اس کو پکا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اس واقعے پہ سارا گاؤں افسردہ تھا مگر رحیمو بے حد خوش تھا. دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے، لالو کا اتنا نقصان ہو گیا، رحیمو خوش ہو رہا تھا. اس کا آپ کو آگے جا کے پتا چلا. افسردہ تھا مطلب سب پریشان تھے، سب کے دل دکھی تھے. ٹھیک ہے، ایک دن اچانک خوب کالے کالے بادل آئے اور زور کا می برسنے لگا. می کہتے ہیں بارش کو. رحیمو نے دن بھر کی محنت کے بعد بہت سے مٹی کے برتن بنا کر انہیں سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھ چھوڑا تھا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ بھٹی میں ان برتنوں کو پکایا جاتا تھا پکا کرنے کے لیے. اس سے پہلے جب برتن بنا لیے جاتے تھے نا تو ان کو سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ ایک ان کی جو شکل ہے، ان کی جو شیپ ہے وہ قائم رہے. اس دن کیا ہوا کہ اس نے جب دھوپ میں رکھے تو بارش اتنی آنن فانن مطلب اچانک آئی کہ رحیمو کو برتن اٹھانے کی مہلت بھی نہ ملی، یعنی کہ اس کو وقت ہی نہ ملا کہ وہ اپنے برتن اٹھا سکتا. بارش تھوڑی ہی دیر بعد گیلے برتن
پانی میں بھیگ کر گارا بن چکے تھے، یعنی کہ وہ دوبارہ ایک مٹی اور پانی کا مکسچر سا بن چکے ہوئے تھے. گارا اس کو کہتے ہیں کیچڑ کو، جو وہ ہوتی ہے نا گاڑی سی مٹی جس گیلی ہوتی ہے، اور وہ پہلے وہ گارا بناتے ہیں اور اس گارے سے پھر اس کو شیپ دیتے ہیں اور دھوپ میں سکھا کے پھر بھٹی میں ان کو گرم کرتے ہیں تاکہ وہ ٹوٹے نہ. لیکن ابھی تو اس نے صرف دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھے تھے، اس لیے جب ان پہ پانی پڑا تو وہ دوبارہ سے گارا بن گئے. رحیمو کے نقصان کی خبر لالو کو ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا اور سوچنے لگا چلو اچھا ہوا، میرے نقصان پر وہ بڑا خوش ہو رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے حساب برابر کر دیا. بارش جو شروع ہوئی تو اس نے رکنے کا نام ہی نہ لیا. وقفے وقفے سے بارش برستے آج تیسرا دن تھا. پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہمارے شہر لاہور میں بھی تو 3 دن سے بارش ہو رہی ہے نا، ہے نا؟ وقفے وقفے سے بارش ہو رہی ہے، یعنی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بارش ہو رہی ہے. کھیت کھلیان سب پانی میں ڈوب چکے تھے، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا. گاؤں سے قریب ہی دریا تھا، اس کا بند ٹوٹا تو سیلاب آ گیا. بند ٹوٹا، لیکن جو دریا کا کنارہ ہوتا ہے نا اس کو انہوں نے بند کہا ہے، اور اس کے پاس کوئی آبادی ہو نا تو اس کنارے کو اور ذرا موٹا کر کے اس پہ مٹی ڈال کے اس کو اونچا کر دیا جاتا ہے کہ دریا کا پانی باہر نہ آئے. لیکن اب اتنی زیادہ بارش ہوئی تھی تو سیلاب آ گیا، کہ یعنی کہ وہ بند ٹوٹ گیا اور جو دریا میں اتنا زیادہ پانی تھا وہ آبادی کی طرف آ گیا اور پانی کے ریلے گھروں میں داخل ہونے لگے. کچھ لوگوں نے محفوظ مقامات پر پناہ لی. لالو کا گھر پختہ اور 2 منزلہ تھا. پختہ کا مطلب ہے پکا، اور 2 منزلہ تھا، جبکہ رحیمو کا گھر کچا اور نیچا تھا. اس کے گھر میں پانی داخل ہو گیا تھا اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے کچے گھر کی چھت پر پلاسٹک اوڑے بیٹھا تھا. لالو اپنی بلائی منزل سے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا. بلائی منزل یعنی اونچی والی، جب نیچے پانی آیا تو وہ اپنی اوپر والی منزل پہ چلا گیا. اوپر والی منزل کو کہتے ہیں بلائی منزل. ٹھیک ہے، دیکھ رہا تھا اور رحیمو کی حالت دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا. اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی اور وہ مزے سے چائے کی چسکیاں لے رہا تھا. چسکیاں لینا کہتے ہیں جب ہم مزہ لے لے کے چائے کو ایک ایک گھونٹ گھونٹ بھر کر پی رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں چسکیاں لینا، مزے سے جب چائے پی رہے تھے. اور نہایت غرور سے ایک نظر رحیمو پر بھی ڈال لیتا تھا. اس نے موسم کا مزہ لینے کے لیے ہاتھ میں ریڈیو، اس کو غرور کس بات پہ تھا؟ اس کو اس بات پہ غرور تھا کہ میرا گھر تو پکا ہے اور مجھے تو اس میں کوئی اس موسم سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اب وہ اپنے گھر کے پکے ہونے پہ اور 2 منزلہ ہونے پر غرور کر رہا تھا. اب آپ دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوا. اس نے موسم کا مزہ لینے کے لیے ہاتھ میں ریڈیو لے کر جیسے ہی اس کا بٹن دبایا تو اس کے کان میں آواز آئی. قرآن کریم کی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 23 کے ترجمے کی آواز آئی. اللہ کسی ترانے اور شیخی بگاڑنے والے کو دوست نہیں رکھتا. قرآنی آیات سن کر وہ اس کے بارے میں سوچنے لگا. اس کی نظر گلی میں پڑی تو وہ حیران رہ گیا. اس نے دیکھا کہ ایک تنکوں کا ٹوکرا روانی سے پانی میں بہتا چلا آ رہا ہے اور اس میں ایک سانپ بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک ننھی منی چڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پروں میں چھپائے بیٹھی ہے. مصیبت کی اس گھڑی میں سانپ نے چڑیا اور اس کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور وہ سیلاب سے بچنے کے لیے ایک ہی ٹوکرے میں ساتھ ساتھ بیٹھے. یہ پیراگراف جو ہے نا اس پوری کہانی میں بڑا اہم ہے، کیونکہ ہمیں یہ بتاتا ہے، یہ پیراگراف ہمیں جو سبق اس کہانی سے ملتا ہے نا وہ یہ ملتا ہے، وہ اس پیراگراف میں ہے کہ جب کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے تب اپنے دوستوں کے ساتھ تو ہم اچھا سلوک کرتے ہی کرتے ہیں، انہیں ان کی مدد کرتے ہیں. ایسے مصیبت کی گھڑی میں ہمیں اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس کی بھی مدد کرنی چاہیے. جیسے دیکھیں سانپ کا تو پتہ ہے نا کہ وہ چھوٹی سی چڑیا اور اس کے بچوں کو کھا جائے گا، لیکن اس کو بھی یہ پتہ ہے سیلاب آیا ہوا ہے، وہ ٹوکرے میں بہ رہا ہے تو وہ چڑیا اور اس کے بچوں کو کچھ نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے نا، یہ جو واقعہ انہوں نے اس میں سنایا نا یہ بڑا ہی اہم ہے اور یہی ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ ہم نے مصیبت کی گھڑی میں تاکہ اب دوست تو کیا اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے ہی لمحے وہ رحیمو کے گھر پر تھا. اس نے رحیمو سے معافی مانگی. اسے اور اس کے معصوم بچوں کو برسات اور سردی سے بچانے کے لیے اپنے گھر لے آیا. رحیمو بھی لالو کے رویے سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کی ساری نفرت محبت میں
और दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। इस दिन के बाद से अब तक दूर दूर के गांव में इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती। देखा बेटा, अच्छे पड़ोसी तो वही होते हैं ना जो मोहब्बत और दोस्ती से रहें, ठीक है ना। अब ठीक है, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने माफी मांग ली और दूसरे ने भी उसको फौरन माफ कर दिया और आपस में प्यार मोहब्बत से रहने लगे। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने बताया आपको कि इस पैराग्राफ में इस कहानी से हमें सबक मिलता है। अब आपने पूरी कहानी सुनी भी, पढ़ी भी मेरे साथ साथ, तो अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस कहानी में का मरकजी ख्याल क्या होगा, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको सिखाया है जमात में बहुत ज्यादा कि जी हम मरकजी ख्याल कैसे निकालते हैं। हमने तालीम और तरबियत से भी कहानियां पढ़ी, उससे भी निकाली, हमने अभी नज़म पढ़ी थी, उससे भी हमने मरकजी ख्याल निकाला है। तो मैं आपको इसमें बताती हूँ। इसमें क्या है, इसमें ये कहते हैं कि जी इसका मरकजी ख्याल हम यूँ कहेंगे कि कहानी साथ साथ का मरकजी ख्याल ये है कि हमें दूसरों के नुकसानात और नाकामियों पर खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि मुश्किल की घड़ी में दूसरों की मदद करनी चाहिए। अल्लाह ने हमें जो नेमतें दी है ना, उन पे गरूर करने की बजाय उन नेमतों पर गरूर करने की बजाय उन नेमतों से दूसरों की मदद करें, क्योंकि अल्लाह ताला इतराने वाले और शेखी बिगाड़ने वाले को पसंद नहीं करता है। ठीक है, समझ आया कि क्या हमने मरकजी ख्याल बनाया। मैं एक दफा फिर रिपीट करूं, शायद आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो इसका मरकजी ख्याल ये है कि दूसरों के और नुकसानात और नाकामियों पर खुश होने की बजाय मुश्किल घड़ी में उनकी मदद करें। अल्लाह की दी गई नेमतों पर इतराने और गरूर करने की बजाय पर गरूर ना करें, क्योंकि अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं फरमाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमने इसमें पढ़ाई के दौरान डिस्कस कर ली। अब मुझे उम्मीद है कि जिस वक्त आपने काम करना होगा तो आप इसको आसानी से इसका मरकजी ख्याल भी लिख सकेंगे और इससे हासिल होने वाला सबक भी लिख सकेंगे। और अगर आपको याद ना रहे तो मेरी वीडियो को बार बार चला के देखें और फिर आप इससे सुन के और समझ के तो ये मरकजी ख्याल लिख लें। ठीक है बेटे, अब तो आप सबको आदत हो जानी चाहिए, आपने अपने अम्मी को तंग नहीं करना, खुद आपने वीडियो चलानी है, खुद आपने वीडियो को बार बार सुनना और खुद सोच समझ के काम करना है। किसी से अम्मी से मदद नहीं लेनी या अपने टीचर से मदद नहीं लेनी। मैंने आपको एक एक बात समझाई है। याद रखें कि जब तक आप अपना काम खुद नहीं करेंगे आप अच्छी तरह से सीख नहीं सकेंगे। लिहाजा आपने खुद काम करना है, खुद मरकजी ख्याल ढूंढ के लिखना है, खुद मरकजी ख्याल सोच के इसका सबक जो है वो आपने लिखना है। ठीक है, मुझे पता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और मेरी इन हदायत पर जरूर अमल करेंगे। अब आ गया हमारा अगला काम। ये काम आपकी किताब में ही अगले सफ़े पर दिया गया है। आपने यहाँ से देखकर और आपने, अच्छा जी, काम शुरू करने से पहले की हदायत मैं जरूर आपको बता दूं। आपने जिस दिन ये काम करना है, यानी आपके पास 14 सितंबर को ये काम जाएगा, तो आपने सफ़े पर सबसे ऊपर पहले 14 सितंबर लिखनी है, तारीख लिखनी है। उसके बाद उससे निचली लाइन में कहानी का नाम लिखना है और उसके बाद आपने ये सारे अल्फाज और मुहावरात और इनके मायने अपनी कॉपी में लिख लेने हैं। इसी तरह से एक तरफ अल्फाज और मुहावरात लिखिए, बीच में लाइन लगा के, दूसरी तरफ आपने उन सबके मायने लिखने। जैसे कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके दो दो मायने दिए हुए हैं। जैसे पहला लफ्ज है काश्तकारी, तो खेती बाड़ी, और उन्होंने उसके डैश स्लैश लगा के फसलें उगाना। आपने दोनों मायने लिखने, एक मायने नहीं लिखना। और ये याद रखिए कि काम बहुत खुशखत होना चाहिए। बुक से आपने ये उतारना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। शोशों का और अपने नुक्तों का खास ख्याल रखिए, नुक्ते सही जगह पर होने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आने वाला है इसके बाद मजेदार सा काम। नहीं, ये तो खैर तख्लीकी सवालात है, और तख्लीकी सवालात यही है कि जी कहानी साथ साथ का मरकजी ख्याल लिखें और इससे हासिल होने वाला सबक लिखें, जो कि मैंने आपके साथ अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप ये काम बड़ी अच्छी तरह से कर लेंगे। इसी तरह से मुहावरात, वो अल्फाज मायने करने के बाद अगले पेज पे आपने ये दो सवालात करने। ठीक है, अब इन सवालात को करने के बाद आपका अगला जो काम है वो है एक सरगर्मी। सरगर्मी क्या होती है? एक ऐसा काम जो हमने इस कहानी को पढ़ा है इससे रिलेटेड तो हो लेकिन इससे हटकर हो, जिसको करने में आपको मजा भी आए, उसको हम कहते हैं सरगर्मी, एक्टिविटी। आप
तो इस सरगर्मी को करने में सबसे पहले क्या है, बारिश का मौसम है ना, अब इस बार आपके घर पे सफाई वाली भी आती है, कुछ घरों में ड्राइवर भी होते हैं, कुछ घरों में बावर्ची भी होते हैं और माली भी होते हैं, ठीक है ना। सफाई वाली तो सभी के घर आती है। अब ये बाकी तीनों का जो है ना ऑप्शन है, जाहिर है, और माली भी अक्सर सबके घरों में आता है। बहरहाल ड्राइवर कुछ घरों में ये लोग रहते भी हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपने घरों में वापस भी चले जाते हैं। आपको पता है बेटे, ये सफाई वाली, ड्राइवर, बावर्ची, माली, बावर्ची कहते हैं कुक को, ठीक है ना, ये सब जो इनकी आबादियां होती हैं वो वहां पे इनके ज्यादातर के कच्चे मकानात होते हैं, या उनकी बाहर की सड़कें नहीं बनी हुई होती हैं, या फिर वहां पे सिवरेज का निजाम, गटरों का निजाम नहीं अच्छा होता है। इस तरह से इन आबादियों में मुख्तलिफ किस्म के मसाइल होते हैं, ठीक है। आपके घर सफाई वाली आती है, तो आप उस सफाई वाले से थोड़ा सा जब वो काम कर ले तो आप उसके साथ बैठें और उससे पूछें, उससे इंक्वायर करें, उससे पूछें कि ये बारिश के मौसम में उसके घर में किस किस्म की परेशानियां होती हैं। हो सकता है वो आपको ये बताए कि मेरी छत टपकती है, कच्ची है, या छत कहीं से टपक रही है। ड्राइवर बताएगा कि जी मैं जिस इलाके में रहता हूँ उस इलाके की गलियां जो हैं वो कच्ची हैं, लिहाजा जब बारिश होती है तो कीचड़ खड़ा बन जाता है, वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है, या गंदा पानी खड़ा रहता है उस पर, फिर ज्यादा दिन जब गुजर जाते हैं तो मच्छर पैदा होने लगते हैं, बदबू आने लगती है। इसी तरह से बावर्ची आपको बताएगा कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहां पे गटर का निजाम अच्छा नहीं है, और जब बारिशें होती हैं ज्यादा तो गटर उबल पड़ते हैं और फिर बदबू फैल जाती है, हमें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल होते हैं। इसी तरह से माली भी आपको कोई ना कोई हो सकता है अपनी मुश्किल बता दे। तो यानी कि पहले आपने जो भी आपके घर में सफाई वाली आती है उससे गुफ्तगू कर ले, ड्राइवर आता है या रहता भी है तब भी वो आपको बता देगा, बावर्ची आएगा या रहता है तब भी वो बता देगा, माली आपको बता देगा, किसी से भी आप गुफ्तगू कर सकते हैं। और ये जिस तरह की आबादियों में रहते हैं या जिस तरह के इनके घर होते हैं, इनको इस बारिश के मौसम में बहुत सारे मसाइल पेश आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने इनसे गुफ्तगू करके जानने की कोशिश करनी है, इंक्वायरी करनी है उनसे कि किस किस्म के मसाइल हो सकते हैं। जब आप इनसे ये गुफ्तगू कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, अब इससे मुतालिक आपने काम करना है, ठीक है। अब आपने अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जब आप उनसे ये परेशानियां पूछेंगे ना, उनको एक कॉपी पर लिखते जाइएगा, रफ कॉपी पर लिखते जाइएगा, ठीक है, लिख के रख ली। फिर उसके बाद आपने क्या करनी, वालिदैन से गुफ्तगू, वालिदैन यानी अम्मी या अब्बू। जाहिर है कि अब आपने उनसे ये सुन तो लिया, अब उसके बाद आपकी मदद कौन कर सकते हैं, आपके घर में जो आपके वालिदैन हैं, अम्मी अब्बू हैं, बड़े भाई हैं, बहन है, वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है कि वालिदैन से गुफ्तगू, उनसे बात करें और उनको बताएं कि इस बारिश के मौसम में आपकी काम वाली को क्या परेशानी है, या आपके ड्राइवर को कैसा मसला पेश आया, या फिर आपके माली के साथ क्या हुआ, ठीक है। और अपने अम्मी और अब्बू को इस बात पे कन्विंस करें कि उसमें से कोई ऐसी परेशानी जो वो आपको बताते हैं जिसको आप आसानी से हल कर सकें, और अपने अम्मी और अब्बू को इस बात पे कन्विंस करें कि हम इस परेशानी का कोई मुमकिना हल तलाश कर दें। मुमकिना हल, ऐसा हल जो आप आसानी से कर सकें, ठीक है ना, और आपके वालिदैन को भी उनकी इस परेशानी को दूर करने में फौरन राजी हो जाएं कि ठीक है हम उनकी मदद करते हैं। किसी की परेशानी का हल तलाश करना दरअसल मदद है ना, आप, ठीक है ना। तो पहले आपने उनसे परेशानियां पूछी, फिर उनको एक रफ कॉपी पे लिख लिया, फिर उन परेशानियों में से एक ऐसी चीज निकाली, एक ऐसी परेशानी निकाली जिसका आपका ख्याल होगा कि आप इस बारे में उनकी मदद कर सकते हैं। फिर आप अपने वालिदैन से गुफ्तगू करें, और वही ज़ाहिर है आपकी मदद वही कर सकते हैं ना, घर में रह रहे हैं आप, वही आपकी मदद कर सकते हैं। फिर उनको आप बताएं कि हम इसका क्या मुमकिना हल तलाश कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कस करें, उनसे गुफ्तगू करें, वो आपको बताएंगे कि जी हम ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक। अब आपने फिर उसकी मदद करनी है, सफाई वाली हो, ड्राइवर हो, माली हो, बावर्ची हो, आपने उनकी मदद करनी। आप देखिएगा कि आपने फिर तीसरा काम क्या होगा, मदद करने के बाद आपको कैसा महसूस हो। अब आपने
आपने ये पूरी सरगर्मी अपनी ना लिखनी है कि वालिदैन से गुफ्तगू ना लिखिए, आपने जो इस परेशानी का मुमकिन हल तलाश किया ना वो लिखिएगा, ठीक है। लिखने के बाद आपका सवाल क्या है, मदद करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ। हाँ, अब ये बताना तो मैं भूल गई कि आपने लिखना था, ये आपने अपनी कॉपी नंबर 1 पे ही लिखना है। मदद करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, ये सवाल है। देखें बच्चों, जब हम किसी की मदद करते हैं ना तो हमें बड़ा ही सुकून महसूस होता है, क्योंकि इसका हुक्म हमें अल्लाह ताला ने दिया है। आपको पता है, जब आप किसी की मदद करेंगे आपको अल्लाह ताला से सवाब भी मिलेगा और आपको खुद बहुत अच्छा फील होगा। हम अपने अंदर एक सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें अल्लाह ने हुक्म दिया कि सबसे पहले हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की मदद करें। तो आपके इर्द गिर्द यही लोग हैं ना जिनको आपकी मदद की जरूरत है। तो आप इनसे बात करें, इनसे बात करके इनकी परेशानी ढूंढें, फिर उसमें से देखें आप जिस परेशानी का मुमकिन हल तलाश कर सकते हैं वो करें, और मदद करने के बाद आपके जो तासुरात होते हैं, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, उनको लिखें कि मुझे बड़ा ही अच्छा महसूस हुआ, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला, और जब मेरी काम वाली की इस परेशानी से इस निजात मिल गई, वो भी बहुत खुश हुई, उसने आके अम्मी अब्बू का भी और मेरा भी बहुत शुक्रिया अदा किया, और वो मेरा काम भी बहुत अच्छे से करने लग गई है। होता है ना, जब आप किसी की मदद करते हैं तो वो आपकी एक्स्ट्रा केयर भी करता है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो मैंने अब दिल में अपने अहद किया है कि मैं आइंदा जरूर ऐसे अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को उनके मुतालिक सोचूंगा, उनसे पूछूंगा और उनकी परेशानियों का हल तलाश करने की कोशिश करूंगा, और जितना मुमकिन हुआ उनकी मदद भी करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। पहले अपने अपने तासुरात लिखने, फिर आपने करना कि आपने अपना मुस्तकबिल में क्या अहद किया इसके लिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये काम, ये सरगर्मी करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब हम जुम्मे को हमारी मुलाकात होगी। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।